Hello students, welcome to your master. So in our last class we saw few problem on kinetic friction, right, and static friction. Now so we have already combined kinetic and static friction. तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके हमने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया। आज इसके आगे देखेंगे। तो इस एग्जाम्पल को देखेंगे। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द टेंशन in the string A and B. So both the string you need to find out tension. Find the new acceleration and the tension, right? So if 6 kg block is replaced by 3 kg block, then you need to find out the new acceleration and the tension in the string, right? So this one of 1 kg and this one is of 2 kg, and we have got 6 kg block hanging, and we need to find out what would be the acceleration. So if I draw free body diagram, see, if by assuming that whole system is at rest, I'll see the requirement at each and every surface. तो हर सरफेस पे रिक्वायरमेंट पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो टेंशन आ रहा है वो आ रहा है T, लेट दैट बी B. सो TB इज द टेंशन हियर, राइट? एंड TB will be equal to 60 Newton if the block 6 kg is stationary. That means that 60 Newton will come here, and to keep this block stationary, what is the F static max? That is mu into N. I am directly writing N is 20, right? So 20 Newton. So here I'll write 20, then I'll get this as 4. And similarly, if I calculate the friction maximum value, that is mu into N. N is 10 for this case. We are getting 4 Newton, right? So now if this is 60, this first achieve its maximum value, that is 4 Newton. The remaining will be here, that is 56. And if I draw the diagram of this one, this is 56, and backward what maximum it can offer is 4 Newton. So obviously here, to keep this 1 kg stationary, the requirement is 56, and what maximum friction can offer is only 4 Newton. तो रिक्वायरमेंट जो हमारी आ रही है वो बड़ी आ रही है, और फ्रिक्शन जो हमको प्रोवाइड हो सकता है वो छोटा है। तो इसका मतलब यहाँ पे नेचर क्या हो जाएगा? काइनेटिक। सो दोनों ही सरफेसेस पे नेचर होगा काइनेटिक। यहाँ पे फोर्स हो जाएगा काइनेटिक, और यहाँ पे भी फोर्स हो जाएगा काइनेटिक नेचर का। और अब क्योंकि सिस्टम में एक्सेलरेशन आ रहा होगा, देन वी हैव टू अगेन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय अज्यूमिंग दैट दिस इज गोइंग डाउन विद सम एक्सेलरेशन ए। मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो 6 kg ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम से हमको मिल रहा है 60 माइनस TB इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, एक चीज़ हमें और दिख रही है कि तीनों ब्लॉक डायरेक्टली स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यानी इन सब का ही एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। ऑल विल बी गोइंग विद द सेम एक्सेलरेशन। तो जब हम 2 kg ब्लॉक के लिए लिखेंगे तो हमको दिख रहा है TB दिस साइड, टेंशन एट B दिस साइड, सो TB माइनस
एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। तो क्योंकि म्यू की हमें सिंगल वैल्यू दी हुई है तो म्यू एस विल बी इक्वल टू म्यू के, सो एफ के की जो वैल्यू आएगी वो 4 न्यूटन ही आएगी। और उसी तरीके से यहाँ पे भी जो एफ के की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4 न्यूटन। तो अब हम बी के लिए अगर लिखें तो टी बी माइनस एफ के विच इज़ कमिंग 4 न्यूटन, और इस ब्लॉक के ऊपर टी ए विल बी एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सो माइनस टी ए इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। उसी तरीके से 1 kg के लिए अगर लिखा जाए तो ये आ रहा है टी ए माइनस 4 न्यूटन, एफ के की वैल्यू 4 न्यूटन आ रही है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इन सबको अगर हम ऐड करें तो टी टी कैंसिल हो रहा है, टी बी कैंसिल हो रहा है, और हमको यहाँ पे दिख रहा है 8, सो 52 यहाँ पे दिख रहा है हमको 52, एंड देन दिस विल बी 9, सो एक्सेलरेशन इज कमिंग 52/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसी वैल्यू का यूज़ करते हुए हम टी बी की वैल्यू निकाल सकते हैं और टी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। टेंशन इन स्ट्रिंग ए एंड टेंशन इन स्ट्रिंग बी। टेंशन इन स्ट्रिंग ए यहाँ से निकल आएगा, हम लिखेंगे टी ए विल बी इक्वल टू, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 52/9 प्लस 4, राइट। सो 52 प्लस 36 दिख रहा है हमको, 52 प्लस 36 डिवाइड बाय 9, दैट मीन्स वी आर गेटिंग 88 डिवाइड बाय 9 न्यूटन, दैट इज कमिंग टी ए। उसी तरीके से हम टी बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। टी बी हो जाएगा हमारे पास 60 माइनस 6 इंटू 52/9 इज इक्वल टू टी बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे टी बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हमारे फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज़ आ गए। उसे कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि 6 kg ब्लॉक इज़ रिप्लेस बाय 0.3 kg ब्लॉक। अगर यहाँ पे 6 kg के बदले 0.3 kg का ब्लॉक हो तब टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट पार्ट आई होप क्लियर हो गया। हमने सबसे पहले ये चेक किया कि सिस्टम रेस्ट पे रह सकता है या नहीं रह सकता है। ये देखने के बाद हमको पता चला सिस्टम कैन नॉट बी एट रेस्ट, सो ऑब्वियसली नेचर हियर विल बी काइनेटिक। ओके, वंस वी हैव द नेचर काइनेटिक, जो सरफेसेस के बीच में आने वाला फोर्स होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा और वो मोशन का अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। नाउ सेकेंड पार्ट में अगर 6 kg के बदले हमारे पास 0.3 kg है और वी आर एज्यूमिंग दैट इफ सिस्टम इज एट रेस्ट, सबसे पहले हम रेस्ट की कंडीशन को चेक करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है 3 न्यूटन, टेंशन है T। सो क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है तो यहाँ पे हम सीधे बोल सकते हैं टी बी इज इक्वल टू 3 न्यूटन। सो टी बी इज इक्वल टू 3 न्यूटन इज द फोर्स ऑन द ब्लॉक दिस वे। व्हाट मैक्सिमम फ्रिक्शन कैन ऑफर, यहाँ पे मैक्सिमम अभी हमने कैलकुलेट किया था, मैक्सिमम फ्रिक्शन कैन ऑफर इज 4। ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए रिक्वायरमेंट है केवल 3 न्यूटन की। एज दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, ये फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होगा तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और यहाँ पे आपको 3 न्यूटन फोर्स मिलेगा। तो 2 kg का जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे होगा, टेंशन इन स्ट्रिंग ए विल बी 0, यहाँ पे आने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बिकॉज देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ मोशन, फोर्स विल बी 0। सो दिस इज फॉर सेकेंड सेट, राइट। तो सेकेंड केस में जब हमने इसका मास रिड्यूस कर दिया तो आने वाली जो वैल्यूज़ हैं वो टेंशन ए पे 0 हो गया है, फ्रिक्शन ब्लॉक 1 kg पे 0 हो चुका है और
2 kg पे फ्रिक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है 4 आ सकती है, बट by 3 Newton only it can be at rest. So friction will adjust its value to 3 Newton and the whole system will be at rest, right? So ये फर्स्ट पार्ट के आंसर्स हैं जो भी हमने निकाले, राइट? और सेकेंड पार्ट का आंसर जो है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, सेकेंड पार्ट का आंसर है एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, टेंशन एट ए 0 आ रहा है और टेंशन एट बी 3 न्यूटन आ रहा है, राइट? तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, अप्रोच भी क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ सिचुएशन where we have a block which is kept on a rough surface. Say coefficient of friction is mu. अगर स्टार्टिंग में हम एज्यूम करें कि ब्लॉक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, एंड इफ आई आस्क व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक एट दिस मोमेंट, क्योंकि यहाँ अभी कोई टेंडेंसी नहीं है मोशन की, तो फ्रिक्शन यहाँ पे जो आ रहा होगा वो 0 आ रहा होगा. मगर जैसे जैसे मैं ब्लॉक जैसे जैसे मैं सरफेस का इंक्लिनेशन बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे द कंपोनेंट ऑफ mg विल ट्राई टू मूव द ब्लॉक. सो इफ आई इंक्रीज द इंक्लिनेशन, हम अगर यहाँ पे इंक्लिनेशन इंक्रीज कर दें तो आप देख सकते हो पहली वाली सिचुएशन में जो नॉर्मल आ रहा था और mg आ रहा था वो वर्टिकली लग रहे थे. अब इस नई सिचुएशन में नॉर्मल तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन अभी भी लग रहा है, बट mg के दो कंपोनेंट आ रहे हैं अलोंग द प्लेन, दैट इज mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज mg cos थीटा. तो बिकॉज ऑफ mg sin थीटा ब्लॉक विल हैव टेंडेंसी टू स्लिप ऑन द सरफेस एंड दैट टेंडेंसी विल बी अपोज्ड, राइट? तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. ये हमारे पास आ रहा है mg cos थीटा. So along the plane mg sin theta and that will be opposed by friction. So as you keep increasing the inclination, initially friction will increase and the nature will remain static. So जैसे जैसे आप इंक्लिनेशन बढ़ाते जा रहे हो, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पे रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, बिकॉज इफ ब्लॉक इज एट रेस्ट आई कैन से Fs is equal to mg sin theta. As long as block is not moving, mg sin theta will be balanced by F static. थीटा बढ़ाएंगे तो sin theta एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. इफ यू इंक्रीज थीटा then sin theta is increasing function. हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है. तो 90 डिग्री तक तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से 90 डिग्री. हम जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं दैट इज एंगल लेस देन 90 डिग्री. सो थीटा इज बिटवीन 0 to π/2. तो जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओगे साइन थीटा बढ़ता जाएगा. लुक एट दिस पार्ट ऑफ द कर्व. तो थीटा बढ़ाने से साइन थीटा बढ़ेगा, फ्रिक्शन पे रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी और फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा. इफ आई राइट फॉर नॉर्मल n इज इक्वल टू mg cos थीटा. cos थीटा का जो हमारे पास कर्व आता है वो इस तरीके का होता है. तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 to π/2 आप देख सकते हो जो कर्व हमारे पास आ रहा है वो डिक्रीजिंग कर्व है. सो थीटा कम करने से थीटा बढ़ाने से cos थीटा की वैल्यू, इफ थीटा इज इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस एंड नॉर्मल डिक्रीजेस, राइट? ये हमारी इनिशियल एनालिसिस थी
जो हमने की. नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन. Static friction force will try to balance mg sin theta, but theta keep increasing. Static friction force keep increasing till it reaches to its maximum value. तो जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, मान लेते हैं उस वक्त एंगल आ रहा है थीटा नॉट. सो फ्रिक्शन हैज़ ऑलरेडी रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू एफ, स्टैटिक मैक्स. उस टाइम पे जो नॉर्मल लग रहा है वो इस तरीके से है नॉर्मल. उस टाइम पे जो mg लग रहा है वो इस तरीके से है mg cos थीटा नॉट. और ये हो जाएगा mg sin थीटा नॉट. राइट. फ्रिक्शन mg sin थीटा को अपोज कर रहा है. फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी ये. फ्रिक्शन ऑलरेडी रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू. That means if you further increase theta, then block will have tendency to slip. If theta is greater than theta naught, पहले तो हमने ये कंडीशन डिस्कस की when theta is less than theta naught. Theta is less than theta naught. Nature was static. Nature of friction static, and block was at rest, right? That's why nature was static. Theta greater than theta naught पे क्या होगा? Nature will become kinetic. Nature of friction kinetic हो जाएगा. हम थीटा की वो क्रिटिकल वैल्यू निकालना चाहते हैं जिस पे फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया है. थोड़े से और इंक्रीमेंट पे, थीटा के थोड़े से और इंक्रीमेंट पे ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करने लगेगा. वो कंडीशन निकालना चाहते हैं. तो देखते हैं. तो ये पुराना वाला डिस्कशन मैं इरेज कर दे रहा हूँ. Now we want to find out the value of theta naught, and the condition we are getting right now, because friction is static and it is maximum, तो हम लिख सकते हैं कि ब्लॉक अभी रेस्ट पे है न्यूटन्स लॉ along x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन. राइट. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे f static max will be equal to mg sin थीटा नॉट, और सेकेंड इक्वेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिखेंगे n इज इक्वल टू mg cos थीटा नॉट. यहाँ पे f स्टैटिक मैक्स को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू n इज इक्वल टू mg sin थीटा नॉट. n इज इक्वल टू mg cos थीटा नॉट. इस इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दिया. इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो म्यू इज इक्वल टू, नॉर्मल कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस साइड वी आर गेटिंग म्यू इंटू एन. दिस इज से फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन. सो डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सो फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करके हमको दिख रहा है कि हमको लेफ्ट हैंड साइड पे म्यू एन बाय एन दिख रहा है, और राइट हैंड साइड पे हमको एम जी साइन थीटा नॉट
डिवाइड बाय कॉस थीटा नॉट दिख रहा है, यानी हमको दिख रहा है म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा नॉट. सो इफ इंक्लिनेशन इज, व्हाट आई कैन से, इफ इंक्लिनेशन इज लेस देन tan inverse mu, if inclination is less than tan inverse mu, then तो nature static रहेगा, और if inclination is greater than tan inverse mu, then block will slide down and the nature will be kinetic, right? किसी भी दी हुई प्रॉब्लम में हम सबसे पहले इस एंगल को निकाल लेते हैं और उसकी हेल्प से हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ब्लॉक का मोशन होगा या नहीं होगा, राइट? तो इसको देखते हैं, एक एग्जांपल देखेंगे इसमें. दिस, इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ फ्रिक्शन फोर्स और टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स, सी फ्रिक्शन फोर्स as you can see for any angle less than theta is less than theta naught, जो कर्व होगा वो fs इज इक्वल टू mg sin थीटा को फॉलो करेगा. सो ये वेरिएशन तब तक रहेगा जब तक थीटा इज लेस देन थीटा नॉट. तो मान लेते हैं कि भाई साइनोसॉइडल जो कर्व था वो कुछ इस तरीके का था, बट दिस फंक्शन इज वैलिड टिल थीटा नॉट ओनली, ये केवल थीटा नॉट तक ही वैलिड रहेगा. सो दिस इज थीटा एंड फॉर थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, दिस इज द सिचुएशन. एंड आफ्टर दैट नेचर विल बिकम काइनेटिक एंड इट विल बिकम म्यू इनटू n. Anytime if I want to write n is equal to mg cos theta. तो पहले जो वेरिएशन है वो ये है, और इसके बाद जो वेरिएशन आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा एफ के इज इक्वल टू म्यू इंटू n इज इक्वल टू mg cos थीटा. यानी जो वेरिएशन होगा वो cos फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा, और when you make the angle 90 degree then normal will become 0. When you make angle 90 degree normal will become 0, the kinetic friction will be 0. So from here onwards then curve will be cos function. इसके बाद जो कर्व आएगा फ्रिक्शन का, यहाँ पे मैं केवल f लिख रहा हूँ, इसके बाद जो कर्व आएगा वो फ्रिक्शन का आएगा, सॉरी cos का आएगा, और कर्व कुछ इस तरीके से होगा. क्योंकि 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, राइट? अगर मैं नॉर्मल का कर्व ड्रॉ करूँ तो नॉर्मल रिएक्शन का जो कर्व आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके से आएगा. ओनली कॉस थीटा फंक्शन इज कमिंग, सो नॉर्मल कर्व विल बी लाइक दिस. वी आर ड्रॉइंग अप टू 90 डिग्री, सो द नॉर्मल एज अ फंक्शन ऑफ थीटा फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इट विल बिकम 0. तो नॉर्मल का और फ्रिक्शन का दोनों का कर्व आई होप इज क्लियर. सो ये पूरा डिस्कशन हमने ब्लॉक ऑन द सरफेस के ऊपर किया. अब आगे का एग्जांपल देखते हैं. तो वेरी सिंपल एग्जांपल, अ ब्लॉक इज केप्ट ओवर अ सरफेस. Now calculate the acceleration of block when it is released. Okay, and this is first part. Now the force 75 Newton is applied on the block up the incline. Find out the acceleration of the block if block is initially at rest. So first part है calculate the acceleration of block when it is released, and second part, now 75 Newton is applied on the block up the incline. Find the acceleration of the block if the block is initially at rest. Second part, in the case B, how much force should be added to 75 Newton force so that the block accelerates moving up the incline.
D part, in case of B, what is the minimum force by which 75 Newton force should be replaced with, so that the block does not move. Okay, तो पहले तो हम इसको कंपेयर करते हैं. कि थीटा नॉट जो आ रहा है, जिसको हम tan थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू लिखते हैं, वो क्या आ रहा है, म्यू इज इक्वल टू 1/2, राइट. दैट मीन्स इट इज 0.5. So tan theta naught is 0.5 and tan 37 is that is 3/4. ये हमारे पास 0.7 आ रहा है. 0.7 5 दिख रहा है हमको यहाँ पे. इसका मतलब if inclination is less, then only block will be in equilibrium. If inclination is less than 37, then block will automatically be in equilibrium. As angle is larger than this theta naught, angle है theta naught से बड़ा, तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा यानी एक्सेलरेट करेगा. If block is accelerating down, one thing is sure that in this direction we have Fk. Fk I can write mu k into n. N is equal to mg cos 37, and this is mg sin 37. So mg sin 37 minus mu into n is equal to mass into acceleration, and I can write mg cos 37 is equal to mass into acceleration. This we are writing everywhere capital M, so I'll replace this by capital M. So यहाँ पे आ गया हमारे पास mg sin 37. तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. आप देख सकते हो सब जगह mm कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे हमको मिल रहा है g इंटू 37 3/5 माइनस म्यू की वैल्यू आपको 1/2 दी हुई है, g की वैल्यू 10 है और 4/5 एक्सेलरेशन. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमको 40 दिख रहा है और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं. तो नीचे हमको 10 दिख रहा है, ऊपर हमको 60 माइनस 40 दिख रहा है और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको दिख रही है 2. सो ब्लॉक विल एक्सेलरेट डाउन द प्लेन विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. तो आई होप ये पार्ट हमको समझ में आ गया. तो फर्स्ट पार्ट, calculate the acceleration of the block when it is released. We got 2 meter per second square. Second part में आपसे कह रहा है now 75 Newton force is applied on the block up the incline. Okay, so block का mass, let the mass be 10 kg. ब्लॉक का मास अगर 10 kg है, मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे. नाउ सी दिस वन. सो आई विल इरेज दिस पार्ट. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. If this is of 10 kg, then in this direction friction will be mg is
100 न्यूटन, राइट. सो ये आ जाएगा 100 cos 37 और ये आ गया 100 cos 100 sin 37. 100 sin 37 means 37 is 3 by 5. 3 by 5 means 60 Newton in this direction, and after resolving gravitational force, I am getting this as 60 and this is 80 Newton, right? 80 Newton. So I'll remove this 100 sin and I'll just keep 60 Newton here. तो नीचे की तरफ जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 60 न्यूटन, और मैक्सिमम फ्रिक्शन दे कितना सकता है, एफ स्टैटिक मैक्स, दैट इज म्यू इंटू एन. म्यू इज 0.5 इंटू एन विल बी इक्वल टू 80. एन if you see in y direction and is coming 80, right? So if I write 80, I am getting this as 40 Newton. So maximum friction can offer is 40 Newton. Now see how much force should be added. Okay, first part, B bit, F is equal to 75 Newton is applied on the block up the incline. तो हम यहाँ पे 75 लगा रहे हैं. तो रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, ऊपर की तरफ 75 लगा रहे हैं, नीचे की तरफ 16 न्यूटन लगा रहे हैं. इसकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ स्लिप करने की आएगी. अगर इसकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ स्लिप करने की आएगी तो फ्रिक्शन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ब्लॉक को रोकने के लिए अब केवल 15 न्यूटन आ रही है. तो इफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन, देन ब्लॉक कैन बी एट रेस्ट. ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा. ऊपर की तरफ फोर्स 75 आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट 60 आ रहा है, और अगर इसकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ है तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा, और इस वक्त जो फ्रिक्शन आ रहा होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा और वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा 15 न्यूटन तक. तो ये तो हमारा हो गया कंडीशन. वी फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट. सो कंडीशन हमारी आ रही है कि ब्लॉक विल बी एट रेस्ट. यू कैन सी बी विट, ब्लॉक विल नॉट मूव. फर्स्ट पार्ट वी गॉट एक्सेलेरेशन 2. अब आपसे कह रहा है कि हाउ मच फोर्स, लुक एट द सी बिट, हाउ मच फोर्स शुड बी एडेड टू 75 फोर्स so that the block starts to move up the incline. Block start going up the incline. If block start going up the incline, then this friction will become kinetic, as only one value of mu is given, so I am assuming mu s is equal to mu k. तो fk की जो वैल्यू आ रही है for this inclination 37, that is mu into n 0.5 into mg cos n is coming 80, we are getting kinetic friction force 40 Newton. इसका मतलब C bit के लिए, now I am solving for C bit, B we already got, so this has to be 40 Newton. 60 plus 40 downward forces 100. Question is how much force should be added to 75 so that block start to move up the incline. Any force greater than 25 Newton, you can see this is 75 and downward is coming 100, so this has to be 25 Newton. So up the incline, if you apply 25 Newton additional force apart from 75, then it starts going up. Any force greater than 25 will make the block go up the incline. C bit हो गई. D bit, in the case B, what is the minimum force by which 75 Newton force should be replaced with so that the block does not move. तो अब ये कह रहा है कि
ये सिचुएशन है। अब हमें 75 फोर्स को रिप्लेस करना है जिससे ब्लॉक मूव ना करे। तो 65 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। अगर मैं मान लूँ ब्लॉक की नीचे आने की टेंडेंसी है तो स्टैटिक ऊपर की तरफ लगेगा, एफ स्टैटिक मैक्सिमम, बस ब्लॉक स्लिप ना करे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 40 न्यूटन। अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान से देखें तो 60 न्यूटन नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन मैक्सिमम 40 प्रोवाइड कर सकता है अप द इंक्लाइन, सो एडिशनल 20 न्यूटन फोर्स इज नीडेड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। सो 75 को अगर हम 20 न्यूटन से रिप्लेस करेंगे तो ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बाय विच 75 न्यूटन शुड बी रिप्लेस्ड विद so that the block does not move? तो जो नेक्स्ट बिट आ रही है उसका डी बिट का आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 20 न्यूटन। सो इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 20 न्यूटन फोर्स देन इट वॉन्ट मूव, राइट। सो आई होप ये पूरा डिस्कशन क्लियर हो गया। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा था वो था कंपैरिजन, जो हमने इससे पहले वाले केस में निकाला। तो हमने निकाला tan थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि इंक्लिनेशन थीटा जो है वो थीटा नॉट से बड़ा है या थीटा थीटा नॉट से छोटा है। सो इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। So remaining part we are getting D is equal to 20 Newton. Now look at this example. Question is frictional coefficient between the block of mass 2 kg and the incline is 0.2. So here we have inclination 0.2 and between 4 kg incline it is 0.3. So here it is coming 0.3. Question is what is the acceleration of 2 kg block? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको चेक करना है कि इंक्लिनेशन क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। तो अगर हम यहाँ पे tan 30 डिग्री देखें, tan 30 डिग्री, तो दैट इज 1/√3। ओके, सो 1/√3 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/√3 को अगर हम सिंप्लीफाई करें सो 1 डिवाइड बाय 1.73, राइट। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 0.58 के अप्रॉक्सीमेट। ओके, नाउ ये तो हमारे पास आ गया इंक्लिनेशन tan 30 डिग्री की वैल्यू। अब tan थीटा नॉट फॉर 4 kg, फॉर 4 kg अगर हम रखें 0.3, तो और दूसरे केस में फॉर 2 kg भी चेक कर लेते हैं। 2 kg हमारे पास आ रहा है tan थीटा नॉट, इसके लिए जो क्रिटिकल वैल्यू आती है वो आती है 0.2, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 4 kg ब्लॉक won't slip if theta naught is tan inverse 0.3, ओके। और हमें मालूम है कि tan थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसका मतलब जो इंक्लिनेशन दिया है 30 डिग्री वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब इस ब्लॉक के पास 4 kg के पास स्लिप करने की टेंडेंसी होगी और स्लिप करेगा। उसी तरीके से अगर हम 2 kg ब्लॉक को सेग्रीगेट करके ड्रॉ करें डायग्राम,
तो 2 kg ब्लॉक भी स्लिप करेगा, यानी दोनों ब्लॉक स्लिप कर रहे होंगे ऑन द सरफेस, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमको ये आइडिया लग गया कि बोथ द ब्लॉक विल बी स्लिपिंग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब हमको ये नहीं मालूम है कि वेदर दे आर गोइंग विद द सेम एक्सेलरेशन और डिफरेंट एक्सेलरेशन, ठीक। तो इसके लिए हम क्या देख सकते हैं, अगर हम ब्लॉक एक सिंगल ब्लॉक ड्रॉ करें और इसका एक्सेलरेशन निकालें, ये एज्यूम करते हुए कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट, तो इस पे हमारे पास लग रहा है mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, क्योंकि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट, सो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी काइनेटिक। तो इसका अगर एक्सेलरेशन हम लिखें हैं तो हम लिखेंगे mg साइन थीटा नॉट माइनस एफ के की वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, म्यू इंटू mg कॉस थीटा, राइट, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास यहाँ से कैंसिल हो रहा है और हमको दिख रहा है एक्सेलरेशन इज g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। दैट मीन्स higher the value of coefficient of friction, lower will be the acceleration। तो मुझको ये चेक करना है कि ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे को टच करते हुए एक्सेलरेट कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे से सेग्रीगेट होने के बाद एक्सेलरेट कर रहे हैं, यानी 4 kg और 2 kg अलग होके एक्सेलरेट कर रहे हैं, राइट। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, राइट। इफ देयर इज मोशन देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट वन, दे विल गेट कंबाइंड एंड दे विल एक्सेलरेट, एक ये पॉसिबिलिटी आ रही है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये आ रही है कि दे विल मूव सेपरेटली। So both the block can move separately if the acceleration of 4 is greater than acceleration of 2. If acceleration of 4 is greater than acceleration of 2, the block won't be in contact. Won't be in contact. If acceleration of 4 is less than acceleration of 2, जो पीछे से आने वाला ब्लॉक है अगर उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है आगे वाले ब्लॉक के, तो ऑब्वियसली दे विल टच ईच अदर एंड दे विल हैव द कॉमन एक्सेलरेशन। सो इफ A4 is greater than A2, I'll consider them separately. After considering them separately, I'll check whether we have this condition, first one, or we have this condition, because these are the 2 possibilities, right। तो अगर आगे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम आ रहा है और पीछे वाले का ज़्यादा आ रहा है, then they will move together, तो सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है कि whether they are going to move together or not। यहाँ पे हम जरा वैल्यू देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको हटा देते हैं। फोर kg का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 दिया हुआ है और 2 kg का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, तो यहाँ पे अगर आप 0.3 डालोगे तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली कम आएगा। इफ़ यू कीप 0.2 इन कंपैरिजन टू 0.2 फॉर 0.3, एक्सेलरेशन विल बी लेस। तो आगे वाला अगर सेपरेटली दोनों मूव करते तो आगे वाले का एक्सेलरेशन कम आता और पीछे वाले का ज़्यादा आता, ऑब्वियसली दे विल टच ईच अदर। तो इस पूरे एनालिसिस से हमको ये पता चला कि एक्सेलरेशन ऑफ
as acceleration of 4 is less than acceleration of 2, they will move together. Once we are able to decide this, we will consider them as system. अब इसमें कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन को वो देखते हैं. See, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले. तो यहाँ पे जो नॉर्मल इसको बैलेंस कर रहा होगा वो होगा mg. mg is 40 cos 30, right? So 40 directly I am writing cos 30 is √3/2. ओके. उसी तरीके से यहाँ पे जो इसके नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा, जो भी नॉर्मल आ रहा है 2 kg ब्लॉक पे, वो हो जाएगा 20 cos 30. सो 20 इंटू √3/2. उसी तरीके से अलोंग द इंक्लाइन जो फोर्स आ रहा है, अलोंग द इंक्लाइन वो आ रहा है 40 sin 30. सो 40 इंटू साइन 30 1/2. और ये जो फोर्स यहाँ पे आ रहा है अलोंग द इंक्लाइन mg का कंपोनेंट, वो आ रहा है 20 sin 1/2. सो अलोंग द प्लेन अगर मैं देखूं तो मुझको दिख रहा है 40 इंटू 1/2 अलोंग द प्लेन है और 20 इंटू 1/2 अलोंग द प्लेन है. और मोशन का अपोज कौन कर रहा है? यहाँ आने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन Fk और यहाँ आने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन Fk, राइट. सो पहला जो Fk आ रहा है वो लिख लेते हैं. 4 kg पे Fk क्या आएगा? म्यू इंटू म्यू इज 0.3 इंटू नॉर्मल. नॉर्मल इज कमिंग 40 इंटू √3/2. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 40 इंटू √3/2. प्लस हमें एक और फोर्स अगेंस्ट मोशन दिख रहा है, दैट इज Fk ऑन 2 kg ब्लॉक, दैट इज 0.2 इंटू नॉर्मल इज कमिंग 20 √3/2 इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम. इसको अगर हम सिस्टम मान लें, क्योंकि इस पूरे का एक्सेलरेशन सेम आएगा, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में हैं, ये हमने यहाँ से पता किया इस एनालिसिस से. तो हमने यहाँ पे लिखा 6 इंटू एक्सेलेरेशन. ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन. नाउ हमसे पूछ रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg, ओके, 4 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक. So as both are moving with the same acceleration, I can simplify the expression. I can tell answer. So from here you can calculate acceleration. Simplification you can do, right? अगर मैं आपसे कहता कि instead of this we have this block, listen carefully. ये वाला क्वेश्चन ओवर हो गया है. अब मैं सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 होता और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 होता, तब हम इन दोनों के एक्सेलरेशन को कैसे निकालते? क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेस है तो इसका एक्सेलरेशन मोर होगा, और यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मोर है तो इसका एक्सेलरेशन लेस होगा. तो व्हेन दे स्टार्ट मूविंग दे इमीडिएटली लूज द कॉन्टैक्ट. ये कॉन्टैक्ट लूज कर देंगे एक दूसरे से. इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विल बी डिफरेंट. अब हमें क्या लिखना है? पुराने वाली इक्वेशन से, क्योंकि अलग दोनों सेपरेटली मूव कर रहे हैं, आई कैन डायरेक्टली राइट A इज इक्वल टू G साइन थीटा माइनस A4 के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे 0.2 इंटू G कॉस थीटा, और A2 के लिए मैं लिखूंगा G साइन थीटा माइनस 0.3 G कॉस थीटा. उस केस में A2 और A4 दोनों डिफरेंट आएंगे.
आई होप ये बात हमको समझ में आ गई, राइट। तो अगर ब्लॉक्स कांटेक्ट में आपको दिए हैं तो आपको ये देखना है कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं या अलग अलग मूव कर रहे हैं। अगर ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं तो पूरे को एक सिस्टम एज्यूम कर सकते हैं और इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। पूरे को सिस्टम एज्यूम किया और हमने इस तरीके से वैल्यू निकाल ली, राइट। और अगर दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं तो हमने जो फॉर्मूला पहले डिस्कस किया था वो हमने निकाल लिया, राइट। तो सेपरेटली दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, देयर वोंट बी एनी कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दीज टू, और एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सेलेरेशन हमको कुछ सॉल्व कर लेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्सेलेरेशन की वैल्यू मिल जाएगी हमको। नाउ यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि टू ब्लॉक्स स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर अरेंज एज शोन इन द फिगर इफ एम इज इक्वल टू 50 kg। ये 50 kg का ब्लॉक है, एंड देन वी नीड टू डिटरमाइन द मास ऑफ दिस वन टू कीप द हैवी ब्लॉक स्टेशनरी। ओके, तो ये ब्लॉक स्टेशनरी हो जाए तो m की क्या वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो अगर m छोटा है, m is small, then this block will have tendency to slip this way. In that case, the friction force will be in opposite direction. As we need to find out the least value, so here I'll assume static max. यहाँ से टेंशन आ रहा है, यहाँ पे टेंशन आ रहा है, सिस्टम रेस्ट पे है, हम इक्वेशन लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, T is equal to mg, then we will write T plus Fs for capital M, Fs max is equal to capital mg, ये वाला फोर्स आ जाएगा कैपिटल mg साइन 37। सो साइन 37 को मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 3/5, राइट। स्टैटिक मैक्स की वैल्यू क्या है, 0.6 दिया हुआ है आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और नॉर्मल फोर्स आ जाएगा हमारे पास mg इंटू 4/5 भाई mg साइन साइन 37 mg कॉस 37। यहाँ पे नॉर्मल आ रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पहले मैंने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा, इसकी वैल्यू लिख दी, और ये हमारे पास बराबर होना चाहिए कैपिटल mg इंटू 3/5, राइट। t की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, स्मॉल mg, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। तो व्हाट आई कैन सी, इफ आई गेट दिस टर्म ऑन अदर साइड, कैपिटल mg 3/5 प्लस 0.6 इंटू 4/5, ये 50 दिया हुआ है आपको, g 10 है, ये हो गया 500। और इसको ऐड करेंगे तो ये हमको दिख रहा है 3 प्लस 2.4, 3 प्लस 2.4 मीन्स 3 प्लस 2.4 मीन्स 7.4, सॉरी 3 प्लस 2.4 इज 5.4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हमको दिख रहा है 500 एंड m की वैल्यू हमको दिख रही है 54, सॉरी यहाँ माइनस करना है, साइन सही कर लेंगे यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24 माइनस 3, दैट मीन्स 0.6। ओके, तो 0.6 यहाँ पे वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 60 आ गया। ये m की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6 kg। सो मिनिमम वैल्यू for small m to keep the block at rest is 6 kg. Now for maximum value, if I keep increasing the value of m, visualize the situation, if I start increasing this, then tension will also get increase. As tension start getting increase, then here
this requirement will get reduced. Friction will be upward, but its value required is less. If I further increase mg, further tension will increase, and then Fs will reduce further, and at a particular time there is no requirement of friction. So if I further increase, there is a situation where no friction is required. If you further increase this mg, then this block will have tendency to come down, this will have tendency to go up, then this will have tendency to slide up, the friction will come in downward direction. So highest value of small m, it will become static max in downward direction. So for highest value, what I can do, this is for minimum, for maximum. First equation, T is equal to capital Mg, no problem. T is equal to small mg, no problem. This is from free body diagram of block. Then second equation, if you see here, T is equal to F static max plus mg into 3/5. Static max and mg sin 27 will get balanced by tension. So previous case here you got minus, in this case you will get here plus, this is the only difference. So now you are going to get 5.4 here, right? So T I will substitute here. I can see mg is equal to 500 into 3 plus 2.4, 3 plus 2.4, 5.4 divided by 5. So from here we are getting m is equal to 54 kg. So if small m, listen carefully, if small m is anything between 6 kg and 54 kg, the capital M, which is 50 kg block, will remain at rest. So I considered all the possibility that first case, when this small m is very small, then 50 kg will have tendency to move the plane downward. In that case friction will be up the incline. और अगर हम धीरे धीरे स्मॉल m को बढ़ाते जाएं तो कैपिटल M की टेंडेंसी ऊपर स्लाइड करने की होगी, और फ्रिक्शन क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा होगा, तब हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी m इज इक्वल टू 54. सो अगर स्मॉल m 6 से 54 kg के बीच में है, देन कैपिटल M won't slide. So we got minimum value, we got maximum value. So I hope this whole concept is clear. So today we discuss block on incline, and in the next class we will discuss few more problem on this concept, right? Then we will go for block over block. So I hope you understood each and everything what I discussed. Thanks very much for watching.